वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिंग सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर तो एक्सरसाइज 4 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर किए थे। अब उसका आगे का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। आगे का कंटेंट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे प्रश्न क्रमांक 7 है। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमको ज्ञात करना है भाई। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके कितना हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास दिया गया है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या दिया है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तथा R2 इक्वल टू दिया गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ से ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिया है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिया है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। तो ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ज्ञात करना है हमारे पास गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों स्थिति में हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है भाई। दोनों किसके किसके बेसिस हो जाएंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएंगे। तो दिया है गोलाकार गुब्बारे के त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला गुब्बारे की त्रिज्या के लिए देखते हैं। ठीक है, हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या और हवा भरने के बाद। ठीक है, हवा भरने पर यहाँ से देखते हैं, हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल के बटे में हो जाएगा हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक में हो जाएगा 4 पाई r1² हो जाएगा कि बटे में हो जाएगा 4 पाई r2² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। हमारे पास ये 4 पाई से कट जाएगा तो ये हो जाएगा r1² के बाय में हो जाएगा r2² बराबर ये हो जाएगा r1/r2² के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसलिए उन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर S1/S2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा R1/R2 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना दिया गया है भाई 7, तो 7/14 का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई 7/14 का स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ पर 7 1 जो 7 हो जाएगा, 7 2 जो 14, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर आपके पास होती है तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेसिस पे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कि जब हम लोग हवा भरते हैं तो ठीक है, इसके बेस पे, हवा के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² के बेस होता है, तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से तो 4 पाई r1² हो जाएगा कि बाय में 4 पाई r2² के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है, इसलिए हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1² के बाय में हो जाएगा। हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r2² के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया है
गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ से हमको ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चूंकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। दिया है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बेस पे तथा R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बेस पे ज्ञात करना है। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेस पे होता है। ठीक है, तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेस होता है। तो हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के बेस होता है। ठीक है, तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर के 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr1² और हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr2² के बेस पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं भाई। तो गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ज्ञात करना है तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है भाई। तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr1² हो जाएगा और हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr2² हो जाएगा। तो R1² के बटे में हो जाएगा R2²। तो R1 बटे R2 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो उन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 बटे S2 इक्वल टू हो जाएगा R1 बटे R2 का स्क्वायर। तो 7/14 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइनली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या हमारे पास क्या दिया गया है R1 के बेसिस पे 7 सेंटीमीटर तथा R2 के बेसिस पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr1² हो जाएगा। तो हवा भरने के बाद गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल R1² के बटे में R2² हो जाएगा। तो R1 के बटे में R2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो उन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 और S2 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे है। अगर इस कंटेंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझना है पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से, अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से समझना है तो यहाँ पर आप लोगों को फलक के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ को जानना पड़ेगा। ठीक है, कि फलक के माध्यम से आप लोगों के पास क्या क्या कंटेंट होंगे, क्लियर। तो जैसे कि घनाभ के बेस पे आपके पास जो फलक होता है, एक आपके पास किसके माध्यम से होता है, एक घन के माध्यम से होता है और एक घनाभ के माध्यम से होता है। ठीक है, एक घन के माध्यम से होता है और किसके माध्यम से होता है, घनाभ के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए भी आपको जानना है भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि आप लोगों के घन के बेस पे होता है और ये आप लोगों के घनाभ के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच। यहाँ पर भी हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, क्योंकि घनाभ के अकॉर्डिंग में आपके पास ये जो कंटेंट है, ये आपके पास घनाभ के अंतर्गत ये आपके पास आता है पहला शीर्ष में, दूसरा फलक, तीसरा कोर, क्लियर। शीर्ष, फलक, कोर, इसमें भी आता है घन के माध्यम से
पहला शीर्ष, फिर फलक, फिर तीसरा कोर। तो एक शीर्षक के माध्यम से होता है, एक फलक के माध्यम से होता है, एक कोर के माध्यम से होता है। दूसरा कभी घन का देखते हैं तो एक शीर्षक के माध्यम से होता है, एक फलक के माध्यम से होता है, एक कोर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो शीर्षक के बेस पे देख सकते हैं, कोर के माध्यम से देख सकते हैं, फलक के माध्यम से देख सकते हैं। तो ए बी सी डी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ए बी सी डी के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और ये किसके एकोडिंग में भी होगा। तो घनाभ के बेस पे जान सकते हैं और इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि घनाभ के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो शीर्षक के बेस पे होता है, एक फलक के बेस पे होता है और एक कोर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एकोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके एकोडिंग में रहता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि दोनों इसके बेस पे रहेंगे। तो घनाभ के बेस पे देखते हैं तो शीर्षक के अकॉर्डिंग हमारे पास ये होता है, फिर फलक के बेस पे, फिर कोर के बेस से होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से देख लेते हैं। हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से कितने होते हैं। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में होती है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ए के बेस पे क्या होगा, बी के बेस पे क्या होगा, सी के बेस पे क्या होगा, डी के बेस पे क्या होगा, ई के बेस पे क्या होगा, एफ के बेस पे क्या होगा, जी के बेस पे क्या होगा और एच के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक को आप लोग शीर्षक के हिसाब से कर सकते हैं, एक को आप लोग फलक के हिसाब से कर सकते हैं, एक को आप लोग कोर के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो शीर्षक के बेस पे देख लेते हैं, फिर फलक के हिसाब से देखेंगे, फिर कोर के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो शीर्षक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, फिर फलक के बेसिस पे, फिर कोर के बेसिस पे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से देखते हैं। तो घनाभ में क्या होता है कि इसकी लंबाई घनाभ में आप लोगों की जो कंटेंट होती है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, घनाभ में कुल 8 शीर्ष, घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। 12 कोर होते हैं। ठीक है, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच। फलक हमारे पास 6 होते हैं। तो फलक के माध्यम से देखेंगे तो ए बी सी जी पहला हो जाएगा, ए बी सी जी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो बी सी एच डी,
BCHD, फिर तीसरा देखेंगे HDEF, HDEF हो जाएगा। फिर चौथा देखते हैं तो AGEF, AGEF। फिर पांचवा देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट हो जाएगा ABHF, ABHF। फिर छठवा देखते हैं तो CGDE, CGDE। अब कोर में देखते हैं भाई, शीर्षक के हिसाब से हमारे पास ABCDEFGH 8 शीर्षक हो गए। फलक के माध्यम से हमारे पास 6 फलक हो गए भाई, ABCG, BCHD, HDEF, AGEF, ABHF, CGDE के माध्यम से। तो ABCG, BCHD, HDEF, AGEF, ABHF, CGD के माध्यम से। तो शीर्ष हमारे पास 8 शीर्ष हो गए भाई, ABCDEFGH के माध्यम से। और फलक हो जाएंगे ABCG, BCHD, HDEF, AGEF, ABHF, CGD के माध्यम से। ठीक है, तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 कोर होते हैं। तो शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ABCDEFGH। फलक के माध्यम से देखेंगे तो ABCG, BCHD, HDEF और AGEF, ABHF, CGDE। ठीक है, तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो ABCDEFGH के माध्यम से होता है। शीर्ष ABCDEFGH, फलक ABCG, BCHD, HDEF, कोर में AG और फलक में ABCG पहला, दूसरा BCHD, फिर HDEF, फिर AGEF, फिर ABHF, फिर CGDE। कोर में देखते हैं तो हमारे पास कोर 12 होते हैं भाई। कोर को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12 कोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। कोर के माध्यम से अगर लिखना चाहेंगे तो पहला AB कोर हो जाएगा। पहला देखिए, यहाँ से चलते हैं AB, फिर क्या हो जाएगा BC, फिर क्या हो जाएगा CD, फिर क्या हो जाएगा DE, फिर क्या हो जाएगा EF, फिर क्या हो जाएगा FA, फिर क्या हो जाएगा AG, फिर क्या हो जाएगा GE, फिर क्या हो जाएगा BH, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो GC, फिर HD, फिर FH। ये 12 कोर हो गए आपके पास। देखिए, तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से देखते हैं ABCDEFGH, फलक ABCG, BCHD, HDEF और AGEF होते हैं और ABHF के माध्यम से होता है, फिर CGD के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हो जाएंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 6 फलक और 12 कोर होते हैं। शीर्षक के माध्यम से ABCDEFGH होता है। फलक के माध्यम से ABCG, BCHD, HDEF, AGEF, ABHF, CGD होता है। और कोर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और किसके माध्यम से देख सकते हैं भाई, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कोर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कोर के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो कोर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो शीर्षक के माध्यम से हमारे पास ABCDEFGH, फलक के माध्यम से ABCG और BCHD आ गया, HDEF आ गया और AGEF, ABHF, CGD के माध्यम से हो जाएगा। इसका चलो फलक को हम लोग यहाँ से चेंज कर, यहाँ से इसका शीर्षक को चेंज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को यहाँ से देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका फलक के माध्यम से आपके पास यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। मान लेते हैं कि यहाँ पर
एल है, ठीक है, ये एम है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आते जाएंगे, ठीक है। वही है लेकिन यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सेम कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि घनाभ में कुल 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोर होते हैं। शीर्षक माध्यम से ए बी सी डी ई एफ जी एच, फलक के माध्यम से ए बी सी जी, बी सी एच डी ई एफ, कोर के माध्यम से ए जी ई एफ, ए बी एच एफ, सी जी डी ई के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अब इसको घन के बेस पे देखते हैं भाई, ठीक है, कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, मतलब L इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेस पे होता है, ठीक है। इसमें 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोर होते हैं, ठीक है। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, L इक्वल टू बी इक्वल टू एच के बेस पे। इसमें 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोर होते हैं, ठीक है। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, L बी एच के बेस पे। इसमें 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोर होते हैं, ठीक है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ में कुल 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोर होते हैं। पहला ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे फलक ए बी सी जी बी सी एच डी ई एफ, कोर के माध्यम से ए जी ई एफ, कोर के माध्यम से ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, एफ ए जी जी ई बी एच जी सी एच डी एफ एच हो जाएगा। अब इसका शीर्षक माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल, दूसरा एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस हो जाएगा। फलक के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास फलक के माध्यम से आ जाएगा पहला एल एम एन और आर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एम एन ओ एस हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो ओ एस क्यू पी हो जाएगा। चौथा देखेंगे तो एल आर और पी क्यू हो जाएगा। पांचवा देखेंगे तो एल एम एस क्यू हो जाएगा। और छठवां देखेंगे तो एन आर ओ पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तीन 6 फलक हो गए, ये आपका शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष। अब यहाँ पर कोर को देखते हैं भाई, यहाँ पर कोर को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, एल बी एच के बेस पे। इसमें 8 शीर्ष 6 फलक 12 कोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। शीर्ष एल एम एन ओ पी क्यू आर एस के बेस हो जाएगा फलक एल एम एन आर एम एन ओ एस क्यू पी एल आर पी क्यू एल एम एस क्यू एन आर ओ पी के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो पहला एल एम हो जाएगा, दूसरा एम एन, तीसरा एन ओ, चौथा ओ पी, पाँचवा पी क्यू, छठवा क्यू एल। उसके बाद हो जाएगा एल आर हो जाएगा, फिर आर पी हो जाएगा, फिर एम एस हो जाएगा, फिर आर एन हो जाएगा, फिर एस ओ हो जाएगा, फिर लास्ट में क्यू एस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, जबकि घनाभ में कुल 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोर होते हैं, जबकि घन में भी 8 शीर्ष 6 फलक और 12 कोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम को मैं चेंज कर दिया था, बस इतना याद रखना कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन में 8 शीर्ष होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं, घन में 12 कोर होते हैं, लेकिन घनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं। बस इतना फर्क है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
होती है तीनों अलग अलग होती है। घन का आयतन ए क्यूब होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4A² होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको घनाभ के बेस पे देख लेते हैं और इसको हम लोग घन के बेस पे देखते हैं। घन का आयतन देखते हैं तो इसका होता है LBH, इसका आयतन देखते हैं तो यहाँ पर होता है A³। ठीक है, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो 2H ब्रैकेट L+B होता है, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं तो ये होता है 4A²। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 6A²। इसका देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट LB + BH + HL हो जाएगा। ठीक है, तो इतने कंटेंट के अनुसार से आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है क्वेश्चन को, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।